स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। JKLH प्राइम टाइम में आज फिर हम बात करेंगे अमरनाथ यात्रा जो शुरू होने वाली है उसको लेकर। दरअसल ये अपने आप में एक इतना बड़ा एक इवेंट है और ये इतनी बड़ी एक श्रद्धा का विषय है और इसमें इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी संख्या में देश के अलग अलग राज्यों से जो यात्री आते हैं, जो तीर्थ यात्री आते हैं, जाहिर है उनके लिए सबसे बड़ी जो उनके सामने एक चिंता होती है या जो एक कह सकते हैं कि इच्छा होती है वो ये होती है कि बहुत ही सुरक्षा के साथ वो अपनी इस तीर्थ यात्रा को पूरी कर लें। यानी कि वो जम्मू कश्मीर में जब दाखिल हो वहां से लेकर और पूरे उस रास्ते से होते हुए जहां जहां से होकर उन्हें गुजरना पड़ता है, चाहे वो दुर्गम रास्ता हो, चाहे वो पहाड़ियों से होकर गुजरने का रास्ता हो, चाहे जंगलों से होकर गुजरने वाला रास्ता हो, चाहे वो जो बर्फ से ढकी वादियां हैं वहां से होकर गुजरने वाला रास्ता हो, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उनका यह सफर पूरा हो, आस्था के साथ यह सफर उनका पूरा हो और सुरक्षित अपने घरों को वापस लौट आए। तो चूंकि जम्मू कश्मीर अक्सर और बेशतर सुरक्षा की दृष्टि से सुर्खियों में रहता है, चूंकि ये देश का एक ऐसा हिस्सा है जिससे देश की सीमाएं लगती हैं, तो ऐसे में इसको लेकर काफी चिंता होती है। इसको लेकर कई बैठकों का दौर भी होता रहा। अभी हाल ही में दिल्ली में गृह मंत्री जो है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनकी अध्यक्षता में इसको लेकर एक हाई लेवल मीटिंग हुई। अमरनाथ यात्रा किस तरह से सुरक्षित ढंग से हो सके और बहुत सारी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जो कोई आपात स्थिति आ जाती है, चाहे वो मौसम की वजह कर हो, चाहे बदले हुए जमीनी हालात की वजह कर हो, तो उससे भी निपटने के लिए क्या तैयारी की जाती है। अब इस पर जो बड़ी बात है, आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये घोषणा की गई है, ये कदम उठाया गया है कि 62 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा के लिए 60,000 से अधिक सुरक्षा के जवान तैनात किए जाएंगे। जी हां, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, बल्कि 60,000 से अधिक जवान जो पैरामिलिट्री फोर्सेस से होंगे, अलग अलग, चाहे वो SSB से हो, चाहे ITBP से हो, चाहे CISF से हो, चाहे SSF से हो, इनसे उनकी तैनाती होगी। यानी कि 60,000 से ज्यादा जवान जो है वो तैयार हैं अपना फर्ज निभाने के लिए। जो तीर्थ यात्री हैं उनकी इस तीर्थ यात्रा को सफल बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए। और ऐसा समझा जा रहा है कि 20 जून के आसपास उनकी तैनाती शुरू हो जाएगी। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसी पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो बात सामने आई है, ये जो फिगर है, ये जो इस तरह का जो डिप्लॉयमेंट होगा सुरक्षा के जवानों का, जो ये कहा जा सकता है कि परिंदा भी पर ना मार सके, इसकी जरूरत कितनी ज्यादा है और क्या ये काफी है या इसके साथ साथ और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर ध्यान देना जरूरी है। इस पर आज हम खासतौर से करेंगे चर्चा। तो अगले आधे घंटे इसी पर अब चर्चा करेंगे कि अमरनाथ यात्रा जो है उसे लेकर सुरक्षा की जहां तक बात है, तो सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सुरक्षा बिल्कुल वैसी होगी जैसा कहा जाता है मुहावरे में, जैसा मैंने अभी कहा कि परिंदा भी पर ना मार सके। तो इसकी जरूरत क्यों है और क्या ये, चूंकि इस बार 62 दिनों की यात्रा है, तो क्या इसलिए भी जरूरी है कि ज्यादा दिनों तक चलने वाली यात्रा ज्यादा सुरक्षित हो, इसके लिए सुरक्षा के पैमाने को ज्यादा जो है कसौटी पर खड़ा जाए। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान होंगे। हमारे साथ हैं कर्नल SS पठानिया जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ है डॉक्टर SP वैद फॉर्मर DGP, हमारे साथ है माजिद हैदरी जर्नलिस्ट और ठाकुर अभिजीत जसरोटिया स्पोक्स पर्सन BJP। तो माजिद हैदरी हमसे कुछ देर में जुड़ेंगे। फिलहाल 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम तीनों का इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर SP वैद साहब आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि आप एक लंबा समय आपका वहां बीता है एज ए DGP भी, और आप उस क्षेत्र के चप्पे चप्पे से वाकिफ भी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 60,000 से अधिक सुरक्षा के जवानों की तैनाती का फैसला, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि अमरनाथ यात्रा एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट यात्रा होती है और ये कश्मीर वैली, जम्मू रीजन और कश्मीर वैली से गुजरती है। अल्टीमेटली जो बहुत सारे ऐसे संजीदा इलाके हैं, साउथ कश्मीर जिसमें आता है,
जहां आपने देखा पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस, खासकर बुरहान वानी 2016 के बाद वहां हालात बहुत खराब रहे जी। तो इस पर कई बार अटेम्प्ट भी हुए, कई बार अटैक भी हुए और कैजुअलिटीज भी हुई। तो वो आज भारत सरकार कोई भी चांस नहीं लेना चाहती है और जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनकी चप्पे चप्पे पे डिप्लॉयमेंट होना बहुत जरूरी है। आपको याद ही होगा किस तरह से पुलवामा पर जो बहुत बड़ा सीआरपी पर हादसा अटैक हुआ था जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। 2017 में अमरनाथ यात्रा पर अटैक हुआ था। तो वहां हमें इंश्योर करना है कि जम्मू से लेकर जब लखनपुर में एंटर होती है यात्रा तो यहां से लेकर जितने कैंपिंग साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, जितने लंगर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, यात्रा का पूरा रूट जम्मू से 300 किलोमीटर श्रीनगर तक और फिर श्रीनगर से दोनों रूट बालताल का और अनंतनाग से पहलगाम से ऊपर शेषनाग वाला रास्ता, इस सारे चप्पे चप्पे को प्रोटेक्ट करना है। आगे आप जानते ही हैं किस तरह से पहलगाम के ऊपर पहाड़ी इलाका आता है, इसी तरह बालताल के ऊपर भी सारा हाई माउंटेन्स हैं, वहां कैलामिटी का भी खतरा रहता है, मौसम खराब हो जाए। मुझे याद है 1995 में वहां एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी जब मौसम खराब हो गया और सैकड़ों हजारों लोग उसमें मारे गए। तो इस तरह से गवर्नमेंट कोई भी चांस नहीं ले सकती। कैंपिंग साइट्स को प्रोटेक्ट करना है, पूरे रूट को सैनिटाइज करना है, आरओपी पूरी होनी है, आपको पूरा ये जो डोमिनेशन करनी है, एरिया डोमिनेशन वो करना है। तो इसके लिए काफी डिप्लॉयमेंट की जरूरत है, एयर ड्रोन्स की भी जरूरत पड़ेगी पूरे एरिया पर नजर रखने की। ठीक है, आपने काफी विस्तार से डॉक्टर इसमें आपने बताया। मैं आपके पास फिर आऊंगा सेकंड राउंड में और ये जानने की कोशिश करूंगा कि इस पूरे टेरेन में, पूरे इस सफर में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं, कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है यहाँ पर ज्योग्राफिकली अगर हम देखें जहां पर कभी बिगड़ते मौसम की वजह कर जो स्थितियां बनती है वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ज्यादा फोकस करना होगा। लेकिन सेकंड राउंड में मैं आपके पास आता हूं, आप बने रहे हमारे साथ। मैं आप रुख करूंगा कर्नल एसएस पठानिया जी का। कर्नल साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि 60,000 से अधिक सुरक्षा के जवानों की तैनाती होगी और ये लगभग मतलब कोशिश यही होगी कि ये एकदम फुल प्रूफ हो और कहीं से भी, जैसे कहते हैं, परिंदा भी पर्दा मार सके। तो क्या इतने के बाद हम इस बात को लेकर अपने जो तीर्थयात्री जो इसमें आने वाले हैं उन्हें एक तरह से आश्वस्त करने की स्थिति में है कि जी आप आइए और सुरक्षित ये यात्रा करके जाइए? देखिए विशाल जी, पिछले अगर हम इतिहास में देखें तो शायद 1 या 2 ओकेजन है जहां पे इनके ऊपर, अमरनाथ यात्री के ऊपर अटैक किया गया था। तो इतिहास हमें बताता है कि जब भी हमारे सुरक्षा के बंदोबस्त होते हैं वो पूरी तरह से बढ़िया बंदोबस्त होते हैं और उसमें इनको मौका नहीं मिलता है। हमारी जो बदकिस्मती है कि हमारा जो पाकिस्तान पड़ोसी देश है वो इस ताक में रहता है और इसके साथ कुछ अपने डिस्ग्रंटेड लोग भी हैं जो अपनी कंट्री के हैं और जिनको ये लगता है कि ये एक अच्छा मौका है जिसमें आप अपनी मिलिटेंसी की, उनकी जो डिमांड है उसको हाईलाइट कर सकते हैं और ये जो निर्दोष निहत्थे पिलग्रिम जा रहे हैं इनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। और इंटरनेशनल कम्युनिटी, पाकिस्तान अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए। जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभी 60,000 का मतलब है कि इसका मतलब है भारत की अगर हम यात्रा कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 6 लाख पिलग्रिम्स विल बी देयर। दैट मीन इक्वेशन हम ये ड्रा करके चलते हैं कि हर 10 यात्रियों के पीछे एक सिक्योरिटी पर्सनल खड़ा है। वैद साहब ने आपको बता दिया है कि इनकी जो रिक्वायरमेंट कहां पर है। अभी देखिए, एक तो ये है कि हम इनको सुरक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, उसके बाद बालटाल वाला रूट, पहलगाम वाला रूट, व्हेन दे आर इन ट्रांजिट or when they are in going with the buses or on our own and लंगर वगैरह जो हैं। सवाल ये उठता है कि ये सुरक्षा हम इनको पहुंचा रहे हैं लेकिन उसके बाद there is a possibility of man-made or natural disaster। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का भी हमने
पूरा इन्होंने अभी जो मीटिंग ली है होम मिनिस्टर साहब ने, उसका भी उन्होंने पूरा जायजा किया होगा। वो जो आइडेंटिफाइज हैं एरियाज हैं, जो वल्नरेबल एरियाज हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड्स आ सकती हैं, लोग फंस सकते हैं, तो सारा बंदोबस्त, मेडिकल कवर वगैरह सब टाई अप हो रखा होगा। अभी सवाल ये है कि एक नया थ्रेट अभी निकल के सामने आ रहा है जिसको हम कहते हैं ड्रोन की अगर आप कैपेबिलिटी देखें तो मान लीजिए जब ये पहलगाम रूट से आगे जाते हैं गुफा की तरफ और बाल्टा रूट से आगे जाते हैं, हमारे जवानों ने वहां पिकेटिंग की हुई है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर एक्सप्लोजिव के साथ कोई वहां से ड्रोन लॉन्च किया जाए, क्योंकि इतना बड़ा एरिया, मैं खुद वहां जा चुका हूं, तो आप चप्पे चप्पे पे निगरानी नहीं रख सकते। दैट्स अ डिजायरेबल, but there will be loophole or gaps which will be existing and smart enemy will always exploit it. I'm sure उन्होंने इसका पूरा बंदोबस्त किया होगा, इसकी सारी कंटीजेंसी प्लानिंग हो रही है। ठीक है, आपने जो चिंता जाहिर की है उस पर भी हम बातचीत करेंगे हम लोग, और वैद साहब से इस पर भी हम आगे बात करेंगे, पूछेंगे सवाल, चूंकि सवाल पूछना जरूरी है। अब थोड़ा एक फर्स्ट जो कमेंट है वो ले लेते हैं। ठाकुर अभिजीत जसरोटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं और माजिद भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, माजिद हैदरी जर्नलिस्ट हैं। अभिजीत जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि तकरीबन जैसा अभी कर्नल साहब ने कहा कि 1:10 का रेशियो होगा, अगर 6 लाख तक अगर तीर्थयात्री आते हैं तो हर 10 पे एक समझिए कि सुरक्षा के जवान जो है तैनात होकर, लगभग ऐसी स्थिति बन रही है। क्या इसके बाद चिंता दूर होनी नहीं चाहिए? देखिए, ऐसा है कि मैंने जैसा कर्नल साहब ने भी कहा कि बदकिस्मती से हमारा एक हमसाया ऐसा नापाक मुल्क है जो कहीं ना कहीं इस तरह के षड्यंत्र करने में वो एक्सपर्टाइज है। ठीक है, वो नापाक हो गए, हम भी तो ताकतवर हैं, इस बार उसको है, हम भी तो ताकतवर हैं, हम भी तो संसाधन वाले हैं। जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जी, मैं वही इसी पे आ रहा हूँ। जिस तरह की G20 की सक्सेस के बाद इस बार उनकी फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ी हुई है, वो कुछ भी करने की फिराक में रहेंगे, लेकिन हमारे जो जवान हैं वो बिल्कुल मुस्तैदी से वहां पर तैनात हैं और हर बार इस यात्रा को वो जो है सफल करने में कामयाब रहते हैं। कभी कभी बीच में ऐसी अनफॉर्चुनेट घटनाएं घट जाती हैं, उसके लिए प्रिपेयर्ड हर तरह से। और ये बिल्कुल सही बात कही कि जैसे कई बार मैन मेड ऐसी चीज होती है और कई बार नेचुरल कैलामिटीज हो जाती है, जैसे पिछली बार भी ऐसा कुछ हो गया था नेचुरल कैलामिटी की अगर मैं बात करूं, तो इसके लिए इनको पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार 62 दिन की यात्रा होगी, जो अपने आप में ये बताती है कि स्थिति जो है पहले से अब काफी हद तक बेहतर हो चुकी है। जी, तो इन सब चीजों के लिए जिस तरह का इस सरकार ने और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना जो एक रोल निभाया है, उसके चलते ही मुझे लगता है एक बहुत अच्छी यात्रा रहेगी और सफल यात्रा रहेगी। बाकी हम सबको भगवान के आगे, शिव शंभू के आगे यही प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसा कुछ भी ना हो वहां पर, जिसके कारण कहीं पर किसी को दुख हो, तकलीफ हो या कोई ऐसी चीज हो। मौसम भी खुशगवार रहे, लोग भी यहां पर यात्रा कर सकें। जिस तरह से टूरिज्म बढ़ रहा है, जिस तरह से कश्मीर अब दिन बर दिन हालात सुधरते जा रहे हैं, उसके अंदर अमरनाथ यात्रा अपना बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। और इस अमरनाथ यात्रा के कारण काफी लोगों का रोजगार इसके साथ जुड़ा रहता है। जहां तक मैं कश्मीर की बात और कश्मीरियों की बात करूं, वो इन 2 महीनों के लिए हमेशा इस चीज को देखते रहते हैं कब यात्रा आएगी और कब हम अपने पूरे साल का जो है अपने आमदनी यहां से कमा सकेंगे। उसके लिए वो लोग भी वहां पर इन यात्रियों को जो है अपने दोनों बाहें फैलाकर इनका इस्तकबाल करते हैं और उनको यात्रा करवाते हैं, अपने कंधों पर, अपने पिठुओं पर लेकर इनको जाते हैं। और यही जो हिंदू मुसलमानों का आपस में जो प्यार है वो इस यात्रा को दर्शाता है। कितने सालों से ये चला आ रहा है, लेकिन बीच में कभी कभी हमारे यहां पर रहा, कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी रहा कि कहीं पर एक वेज क्रिएट करने की कोशिश की गई, जम्मू को कश्मीर के साथ, हिंदू को मुस्लिम के साथ। लेकिन अब उन सब की जो षड्यंत्र थे अब नहीं चलेंगे, क्योंकि अब नए तरह से नया कश्मीर जो आगे आ चुका है और हम सबका दायित्व बनता है कि इस यात्रा के अंदर हम जो है अपना भी रोल निभाएं, भले वो हमारा एज ए पैनलिस्ट भी बनता है कि लोगों को हम वेलकम करें इसके लिए। बाकी जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो अच्छी तरह से जानती है इसको कैसे करना है और कैसे कंडक्ट। माजिद, मैं आपके पास आता हूं। माजिद साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि 60,000 से अधिक सुरक्षा के जवानों की तैनाती होगी और चप्पे चप्पे तो एक मुहावरा है, लेकिन कोशिश तो बिल्कुल ऐसी है जो कि जैसा भी कर्नल साहब ने बताया डिफाइन करके कि अगर 6 लाख भी तीर्थयात्री होते हैं तो 1:10 का रेशियो बन रहा है। लेकिन एक सवाल यहां पर यह बार बार उठता है कि क्या इतने के बाद हम चिंतित रहें या ना रहें? हमें बेफिक्री होनी चाहिए। सतर्कता एक अपनी अलग जगह बनाती है, लेकिन ये फिगर क्या बताता है? ये बताता है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या बताता है ये? जी देखें जनाब, जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि श्री अमरनाथ जी की जो यात्रा है वो सिर्फ हिंदू भाइयों के धार्मिक जरूरत नहीं है, वो हमारी संस्कृति का अटूट अंग है और उसे हमेशा जिंदा रखना, उसे सुरक्षित रखना हर जम्मू कश्मीर का नहीं सिर्फ हर देशवासी का एक फर्ज बनता है इस मामले में। लेकिन यहाँ जो मामला सिक्योरिटी का आता है, देखिए सिक्योरिटी के 2 पॉइंट ऑफ व्यू। एक तो इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरिया है श्री अमरनाथ जी का, जो यात्रा का टेरेन है
वो आप अनंतनाग की तरफ से ले लें या कि आप सोनमर्ग बालतल की तरफ से ले, दोनों तरफ से इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है। और दूसरा, जैसा कि माननीय वैद साहब ने भी कहा, कर्नल पठानिया जी ने भी कहा, और कहीं तक ठाकुर साहब ने भी माना कि सुरक्षा का एक मामला है और एक पड़ोसी ऐसा है जो कि ताड़ में रहता है कि कुछ ना कुछ मामला हो। तो मैं वही कहूंगा कि देखिए, जो अभी कर्नल साहब ने बात की कि जी 60,000 हर 10 यात्रियों के लिए एक खोजी है, मैं इसे ऐसे कहता हूं कि ये टोटल तकरीबन 600 किलोमीटर का रास्ता बनता है। श्रीनगर जम्मू हाईवे और फिर श्रीनगर से लेकर अनंतनाग की तरफ से यात्रा और श्रीनगर से लेकर बालतल की तरफ से यात्रा। तो 600 किलोमीटर के रास्ते में 60,000 सुरक्षा कर्मी, अर्थात हर किलोमीटर पे 100 सुरक्षा कर्मी। लेकिन बात यह है, क्या हम दोनों चीजों में बैलेंस कर पाएंगे? क्या हम इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया में इतनी ज्यादा सुरक्षा कर्मी, इतने ज्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन भेजेंगे? और दूसरी चीज, क्या इतनी सी सुरक्षा उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे सकते? कि बात यह है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी यात्री टेस्टिंग लेबोरेटरी नहीं बन सकता है किसी सियासत की। जी, इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि जो यात्रा है उसे आप पॉलिटिसाइज ना करें। जो 15 दिन की यहाँ पारंपरिक यात्रा होती थी उसे वैसे ही करें। 15 दिन में आप ज्यादा फोकस कर सकेंगे, ज्यादा फोकस्ड एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी, ज्यादा फोकस सुरक्षा रहेगी और ह्यूमन इंटरवेंशन भी कम होगा। लेकिन जो ये राजनीति की वजह से इसे एक्सटेंड किया जा रहा है, जैसे अभी 62 डेज, भाई 62 डेज भी संस्कृति हमारी नहीं रही है, परंपरा नहीं रही है। आप क्यों इसे इलेक्शन के नाम पे या बाकी राजनीति के नाम पे खींच रहे? वो मेरा कंसर्न रहा है हमेशा। और आज मैं फिर से कहूंगा कि पिछले साल क्राउड बर्स्ट भी हुआ, पिछले कुछ सालों में टेरर अटैक भी हुए, तो इन सबों को देखते हुए बेहतर था कि यात्रा को कम रखा जाता पारंपरिक तरीके से और उस पर ज्यादा फोकस करती सरकार, ताकि सब खुशहाल रहते। आखिरकार इसके मैसेज है खुशहाली और हिंदू मुसलमान भाईचारा, उसके लिए जरूरत थी कि इसे आप 15 दिन रखते, बट ये लोग, ठाकुर साहब बिल्कुल मेरी बात नहीं मानेंगे इस पर। ठीक है, मैं उनका रिएक्शन ले लूंगा, लेकिन पहले मैं डॉक्टर एसपी वैद साहब आपके पास आता हूं। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो लंबा ये जो इस बार है यात्रा का जो कार्यकाल, यानी कि वो 62 दिनों तक इसकी जो अवधि है, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? क्योंकि बाजी जी को पहले ही लग रहा है कि आप उनकी बात नहीं मानेंगे। ठाकुर अभिजीत जसोटिया जी, कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं इसमें ये चीज कहना चाहता हूं कि एक चीज देखिए, कहीं ना कहीं दुर्भाग्य रहता है, भले वो कोई भी पैनलिस्ट हो या उस सोच को रखने वाले लोग हों। मुझे समझ नहीं आता, 1.5 करोड़ से ज्यादा सैलानी कश्मीर में आए, डल लेक में घूमे, गुलमर्ग में गए, सोनामर्ग में गए, उसके बाद पहलगाम में, किसी को कोई एतराज नहीं था। तब किसी ने इकोलॉजी की बात नहीं की, कोई इकोलॉजिकल इम्बैलेंस नहीं हुआ। आज अब जब यात्रा की बात आएगी तो लोग अपनी सियासत करने में कहीं ना कहीं चूकते नहीं है। बस ये तो दुर्भाग्य रहा। ऐसा ही कुछ दुर्भाग्य 2008 में भी हुआ था, जब इस तरह की सोच के नेताओं ने जब एक छोटी सी छत छुपाने के लिए लोगों को बालटाल में जगह दी जा रही थी, तब भी उस समय की जो पार्टियां थी, उनकी एक जो एक्स हमारी मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी दरनिकार कर दिया और हिंदू को मुसलमान के साथ और कश्मीर को जम्मू के साथ लड़ा दिया। लेकिन इसमें जिस चीज की जो दूसरा पार्ट में कहूंगा हिंदू मुसलमान एकता की, कि जब उस समय की यात्रा 2008 की यात्रा की मैं बात कर रहा हूं, जब यात्रा के श्रद्धालु जब रास्ते में फंस गए, तो उन्हीं कश्मीर के गांव के लोगों ने, एक आम लोगों ने, जो भले वो बालटाल के रास्ते में गांव पड़ते थे या फिर वो पहलगाम के रास्ते में गांव पड़ते थे, उन्होंने अपने घरों से खाना बना बनाकर उन श्रद्धालुओं को, उन यात्रा को बनाया। और अगर ये यात्रा ज्यादा देर चलेगी, लोगों की इकोनॉमी ज्यादा आएगी। रही बात अगर ग्लोबल आप इसकी बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि उसके लिए तो फिर कश्मीर में आने ही लोगों को बंद कर देना चाहिए। तब आपको कुछ नहीं सूझता। जब गुलमर्ग में आज आपके जो वहां पर गंडोला, ठीक है, आपका आंसर ले लिया, आपका आंसर ले लिया। माजिद कुछ कहना चाहते हैं शॉर्ट में? बिल्कुल, अब इसको उस पहलू पे जाना चाहता हूं, जो सुरक्षा की दृष्टि से और जो इकोलॉजिकल दृष्टि से क्या वो एक फैक्टर है या नहीं, इस पर मैं सवाल करूंगा। माजिद, छोटा सा रिएक्शन आपका। माजिद जी देखें, जो ठाकुर साहब बात कर रहे हैं इकोलॉजिकली फ्रेजाइल, डल लेक इकोलॉजिकली फ्रेजाइल नहीं है कि वहां पे दिन को सिर्फ 100 कड़िया तक जाएं, लेकिन वो जो इलाका है वहां ग्लेशियर है और वो जो वहां पे शिवलिंग जो स्थापित होता है वो उस वेदर कंडीशन में होता है जब टेम्परेचर कम रहे। टेम्परेचर कम रहना, वहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन कम रहना इसलिए भी जरूरी है कि नेचुरली शिवलिंग जो वहां बनता है वो पूरी तरह स्थापित हो और पूरी तरह उसमें किसी भी तरीके की वार्मिंग ना हो ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, मैं अब आता हूं कर्नल पठानिया जी और हमारे साथ जो डॉक्टर एसपी वैद साहब हैं। डॉक्टर एसपी वैद साहब, ये जो बात कही जा रही है कि 62 डेज, इसको लेकर कैसे देखा जाए? क्या ये इकोलॉजिकली फ्रेजाइल, ये इसका पूरा रास्ता वाकई है? और क्या वो एक कहीं ना कहीं कंसर्न रहता है? कई बार ऐसा हुआ है कि जाने इसलिए नहीं गई कि सुरक्षा को लेकर कोई अलर्ट हो गया, बल्कि कोई इकोलॉजिकल इंबैलेंस या कहीं क्लाउड बर्स्ट या कहीं ऐसी स्थिति हो गई तो वहां पर जो है संकट आ गया। तो इसको आप इस पर क्या कहेंगे? आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए,
इकोलॉजिकल इम्बैलेंस वाली बात जो है, ये एरिया फ्रिजाइल तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और लेकिन इसको पूरा होलिस्टिकली देखना चाहिए। सिर्फ यात्रा के लिए इकोलॉजिकली फ्रिजाइल नहीं है। ये भी सच है कि जो शिवलिंग है वो पहले महीना एक ही रहता है, उसके बाद पिघल जाता है। तो लेकिन इसमें एक श्राइन बोर्ड एक बहुत सोच समझ के एक इस पे बहुत विचार विमर्श करने के बाद फैसला लेता है कि कितने दिन की यात्रा होनी चाहिए, और इसका एक ऑस्पिशियस डे होता है जब यात्रा को कंक्लूड किया जाता है। ऐसे नहीं है कि मैंने बोल दिया इतने दिन हो जाएगा। वो आपको मालूम है जिस दिन रक्षाबंधन होती है उस दिन आखिरी दर्शन होते हैं, और इसको पूरा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इसको चेयर करते हैं। उन्होंने सारे पहलू इसमें देखे। इनफैक्ट मैं फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, क्योंकि मैंने कई बार इसके डिप्लॉयमेंट्स और इसकी वो की है, तो हमें जितना लंबा आप रखते हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस पर उतना ही प्रेशर पड़ता है। इनफैक्ट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये नजरिया रहता है कि जितना कम अरसा हो उतना बेटर रहता है, लेकिन हमें हर चीज देखनी है, सिर्फ वही नहीं देखना है। और पूरा देश से लाखों की तादाद में वो आते हैं, और उससे कश्मीर की हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक बहुत बढ़िया प्रदर्शन है। किस तरह से जो घोड़े वाले आते हैं पहाड़ी इलाके से, किश्तवाड़ से, कश्मीर के अनंतनाग के ऊपर के इलाके से, और उनको वो पूरा साल इसका वेट करते हैं, उनको इनकम मिलती है जब ये अपने घोड़े उनको लगाने का मौका मिलता है। इस तरह छोटी छोटी दुकानें चलाने वाले बहुत सारे पहलगाम से लेकर या बालताल से लेकर जगह जगह जो कश्मीर के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों को, यात्रियों को वेलकम करते हैं आज नहीं सैकड़ों सालों से, और ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। तो मैं समझता हूं इसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, इसको मिलकर हमें और उत्साह प्रोत्साहन देना चाहिए, लेकिन ये इंश्योर कर रहा है कि वहां प्लास्टिक वेस्ट ना हो, वहां ज्यादा कोई जो ग्लेशियर्स का नुकसान ना हो, वहां इस मामले में श्राइन बोर्ड बहुत सारी बात बिल्कुल साफ है। आप समझ पा रही ये बात के। अब कर्नल जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। कर्नल साहब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये आपने देखा कि 15 दिनों की भी कभी यात्रा हुआ करती होगी, कभी 30 दिनों की भी, कभी 35 की भी, कभी 40 की भी, 42 की भी, अब 62 दिनों की है। सवाल इस पर उठे ना उठे ये एक अलग सवाल है, लेकिन क्या ऐसा भी कभी दिन आएगा, कभी ऐसे भी कोई सिचुएशन बनेगी कि सालों भर यहां पर जिस यात्री की इच्छा हो जा सके? देखिए, सबसे पहले भी जो मेरे जो साथी पैनलिस्ट हैं उन्होंने जो बोला है इकोलॉजिकल डैमेज और इम्बैलेंस, मैं 3 टेन्योर कर चुका हूं हाई एल्टीट्यूड में, तो मेरे को पता है कि कितना, अगर आप वहां पे बंदे रहते हैं या नहीं रहते हैं, वहां पे लैंडस्लाइड भी आएंगे, एवलांचेस भी आएंगे। दैट्स अ फिनोमेना ऑफ द नेचर। नाउ दूसरा सवाल आता है कि पहले अगर 2 लाख लोग जाते थे तो हमारी जो विंडो थी दर्शन की वो 15 दिन थी, 20 दिन थी। अभी गवर्नमेंट ने ये देखा है कि बहुत ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आना चाहते हैं, उनकी फीलिंग के साथ कैसे जस्टिस किया जा सकता है और कैसे हम ऐसे अरेंजमेंट कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके दर्शन करें। अभी पहले 2 लाख होती थी, अभी अगर फिगर बढ़ के 6 लाख होगी है, कल को ये 10 लाख भी हो सकती है। बिकॉज जितनी ज्यादा संख्या बढ़ेगी उतना ही जो हमारा रिलीजियस टूरिज्म है वो बढ़ेगा जम्मू एंड कश्मीर का। Ecology, nature will take care of itself, and if there is some amount of collateral damage because of man-made or natural disaster, we must accept it. जी. Second point is कि हम लोग बात करते हैं कि जो फौजी वहां पे लगेंगे या सिक्योरिटी फोर्सेस लगेगी, 15 दिन के बाद दे में गेट थोड़ा ढीला होना शुरू करेंगे, वो होता नहीं है। Because these forces, when they are given a task, they are mentally prepared that we have to do it for 62 days. बिल्कुल। एंड इन 62 दिनों के अंदर वो अपनी जहां जहां पे भी थोड़ी बहुत ही कमियां हैं उनको और थोड़ा दूर करेंगे, एंड दे विल मेक श्योर दैट, जैसे आप पहले वो बात कर रहे थे कि परिंदा भी पर ना मार सके। यू सी, फॉर द लार्जर इंटरेस्ट, एंड लेट्स अज्यूम कि हमारे जो
होम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, बाकी जो सरकारी वहां पे नेता हैं या जो लोग हैं, दे आर कैपेबल ऑफ टेकिंग ए डिसीजन एंड दे आर आल्सो कैपेबल of finding out the ramification when it comes to the ecological or other kind of imbalances and so on. So let's trust them. Let's pray that they have a wonderful yatra and tomorrow we should be mentally prepared कि 62 की जगह ये 70 दिन भी हो सकती है. But last point what I want to add is ये जो शिवलिंग अमरनाथ जी के 30-35 दिन के बाद गायब हो जाते हैं, हमें वहां पे कोई ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए. We must place some generator and AC environment by which we can further preserve that the shivling for maybe 62 or 70 days and so on. जी, ये तो मुझे लगता है कि शायद इस पे भविष्य में जरूर सोचा जा रहा होगा या अभी भी सोचा जा रहा होगा, भविष्य में इस पर अमल हो सके. लेकिन फिर उसके साथ जो एक बात होती है कि प्राकृतिक तौर पर कोई चीज जो है ये जो आस्था से जुड़ी है और फिर उसमें मुझे लगता है कि ये फिर एक अलग, इस पे कई तरह की बातें होंगी शायद. ठाकुर अभिजीत जसरोटिया जी, फाइनल कमेंट आपसे ही लेना चाहता हूं. 62 दिनों में क्या कुछ ऐसा हो कि तमाम तीर्थयात्री हंसी खुशी आए और हंसी खुशी वापस लौट जाएं? देखिए, उसमें ऐसा है कि जितने वहां पर लोकल भी हैं, खैर वो तो सभी के सभी वहां पर है, और बाकी भी जो लोग हैं सो कॉल्ड अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं या इन चीजों पर नुक्ताचीनी निकालने वाले लोग हैं, उन सबको ये चाहिए इस चीज को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें. एक तो कश्मीर का टूरिज्म इस चीज से बढ़ता है, और जिस तरह से बात कर रहे थे कि 15 दिन ही रहनी चाहिए, 62 दिन ही रहनी चाहिए, जरा उस पोनी वाले से पूछिए, जरा उस आम दुकानदार से पूछिए या पिट्ठू वाले से पूछिए, वो तो कहेगा सारा साल ही यात्रा चलनी चाहिए, मेरा घर परिवार चलता रहे. तो कम से कम उनके सेंटीमेंट्स के साथ भी जरूर जरा देखा जाए. बाकी वक्तन फवक्तन हर एक चीजों को इंक्रीज किया जाता है. जिस तरह से मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, श्री माता वैष्णो देवी के अगर आप श्राइन देखें तो श्री माता वैष्णो देवी में अगर आज से 20-25 साल पहले आप चले जाएं तो एक ही गुफा हुआ करती थी, ट्रेडिशनल पुरानी गुफा. जब वहां पर यात्रु श्रद्धालु बढ़ गए तो 3-4 और गुफाएं निकाली गई ताकि सभी लोगों को जो है उसका लाभ प्राप्त हो. क्योंकि जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ी है, आज सबका मन करता है कि वो भी यहां पर आके यात्रा करे, लेकिन कोई अगर इसके अंदर अपना एंगल ढूंढेगा या इसको इकोलॉजी से कोरिलेट करके और अपनी बात कहने की बात करेगा तो गुलमर्ग भी है, वहां पर भी काफी ग्लेशियर्स हैं. मैंने पहले कहा सोनामर्ग भी है, बाकी इलाके भी हैं. ठीक है, बात समझ में आ रही है लगभग कि ये एक आस्था का मामला है, और आस्था जहां पर होती है वहां पर अक्सर लोग जो है वो जोखिम उठाने के लिए भी तैयार रहते हैं. लेकिन चूंकि यहां पर एक खुला मंच है और इसमें अलग अलग फील्ड से अलग अलग एक्सपर्टीज रखने वाले लोग इसलिए भी आते हैं ताकि अलग अलग उसकी जो पहलू है वो सामने आ सके. निष्कर्ष निकालना हमारे जो दर्शक हैं उनका काम होता है, वो भी समझे चीजों को. और बस हम सबकी कोशिश यही है, कामना यही है कि यह यात्रा बहुत ही अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से शुरू भी हो, बहुत ही सफलता के साथ, हंसी खुशी के साथ यात्रा मुकम्मल भी हो जाए. बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का इस विषय पर बातचीत करने के लिए. आदाब.